हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे कि जो कि आपके आईआईटी जैम के अंदर आ रखे हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन आया हमारे पास यहाँ की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स इन हायर मैमल्स। ठीक है। सो इनेट इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं जो कि हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है, सो वन ऑप्शन वी हैव टी सेल एंटीजन रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर हम स्पेसिफिक में बात करते हैं, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। बी सेल एंटीजन रिसेप्टर की बात मतलब हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, तो एंटीबॉडीज भी हमारा अडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आता है। टोल लाइक रिसेप्टर, ठीक है, तो टोल लाइक रिसेप्टर्स मैंने आपको बताए थे कि जो जनरली मैक्रोफेजिस के ऊपर होते हैं, TLR2 होता है, TLR4 होता है, तो ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ठीक है। जनरली ये किसको रिकग्नाइज करते हैं, जैसे LPS हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, आपका लिपोटिकोइक एसिड्स हो गए। ठीक है। तो ये आपका इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में आता है। और MSC की बात भी हम कहाँ पर करते हैं, अडेप्टिव में, क्योंकि जो MSC क्लास 2 होता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर। ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स कैन डेवलप फ्रॉम माइलॉइड लिनेज। ठीक है। ये आपका MSQ है, क्योंकि दो टाइप की लिनेजेस की बात करी थी हमने, माइलॉइड और लिम्फोइड। माइलॉइड में हमने पढ़े थे प्लेटलेट्स, RBCs, योर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मास सेल, वन वी हैव मैक्रोफेजिस एंड माइलोइड डेंड्रिटिक सेल। ठीक है। और T और B सेल जो है वो आपके लिम्फोइड लिनेज में आते हैं, NK सेल्स, लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल। सो मैक्रोफेज होगा एक तो, ठीक है, और दूसरा आपका RBC, क्योंकि T और B लिम्फोसाइट्स आपके लिम्फोइड लिनेज का पार्ट होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, T एंड B सेल्स आर। ठीक है, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आ रखा है, T और B सेल्स क्या होते हैं आपके, लिम्फोसाइट्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कुड बी प्रेजेंट इन ए प्रोटीन टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इन एन एनिमल। ठीक है। देखो इम्यून रिस्पॉन्स आने के लिए, ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हम स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली आपके बी सेल्स जो हैं वो मेनली एक्टिवेट होने चाहिए, बट उनको एक्टिवेट मेनली T सेल ही करते हैं। सो एटलीस्ट वन बी सेल एपिटोप, ठीक है, एटलीस्ट वन T सेल एपिटोप, क्योंकि इनिशियली T सेल्स ही होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं और उसके बाद बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। एंड प्रोटियोलिटिक क्लीवेज साइट, वैसे तो चलो ये जरूरी नहीं होती है, बट इससे क्या होगा ना, मोर एपिटोप्स विल बी एक्सपोज्ड, सो दिस विल हेल्प इन जनरेटिंग ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज डी। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। जब भी आप एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें आपको पता है कि वेरिएबल रीजन, बिकॉज इट इज अ वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स विद द एंटीजन। ठीक है। तो कॉन्स्टेंट रीजन तो बाइंड ही नहीं करती, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो हम लिखते हैं ना, FAB, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, FAB। ठीक है। तो FAB आपका जो होता है वो वेरिएबल रीजन ही होता है। इट इज द वेरिएबल रीजन जो कि आपका हैवी चेन और कांस्टेंट रीजन, मतलब हैवी चेन और सॉरी लाइट चेन, दोनों में ही वेरिएबल डोमेन्स होते हैं। ठीक है ना, जब आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो उसमें हम दिखाते हैं ना, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल आपकी हैवी चेन है। ठीक है। तो जैसे एक वेरिएबल है, बाकी तीन कांस्टेंट है, ऐसे ही जो लाइट चेन होता है उसमें एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। सो दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। तो ये वाला जो रीजन होता है, और इसमें CDRs होते हैं, इसमें भी 3 CDR, इसमें भी 3। ठीक है। तो एक एंटीबॉडी में हमने ये भी पढ़ा था 12 CDRs होते हैं, 12 कॉम्प्लीमेंटारिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स और हाइपर वेरिएबल रीजन। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन इज 24 किलो डाल्टन, तो IgG का वेट क्या होगा। ठीक है। इसको जैसे चलो मैं आपको स्ट्रक्चर से ही बता सकता हूँ, जो भी हमने बेसिकली डिस्कस ही किया था आपका। जैसे आप ये देखो, एक जो लाइट चेन है उसके अंदर दो डोमेन है,
ठीक है, और उसका वेट कितना है 24, तो मतलब एक डोमेन का वेट 12 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक हैवी चेन की, तो उसमें चार हैं, चार डोमेन है। सो 12 × 4 दैट इज इक्वल टू 48। 48 और इसमें दो हैं तो 24, तो 48 + 24 क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा आपके पास 72। ठीक है, बट ये तो एक हैवी और एक लाइट चेन की बात हुई है। एक एंटीबॉडी में दो हैवी और दो लाइट चेन होती हैं, तो आप 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो है इट हैज टू बी 140 किलो डाल्टन। ठीक है, क्योंकि एक आपको लाइट चेन का दे रखा है, तो हैवी चेन के अंदर क्योंकि आईजीजी की बात करी है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है ना, उसके अंदर 3 कांस्टेंट रीजन डोमेन होते हैं, आईजीजी, आईजीए और आईजीडी। बट जो आईजीएम और आईजीई होती हैं, इन दोनों एंटीबॉडीज के अंदर आपका जो कांस्टेंट रीजन जो होता है वो आपका, इन दोनों, ये जो दोनों क्लास ऑफ एंटीबॉडीज हैं, इनके अंदर आपका जो कांस्टेंट रीजन वाले डोमेन्स होते हैं 4, और इनके अंदर बेसिकली आपका हिंज रीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। हिंज रीजन क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो वेट हमारा आना चाहिए, इट हैज टू बी 144। ठीक है, 144। तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको रेंज दी होती है, तो अब मुझे एग्जैक्ट तो इसकी रेंज याद नहीं है, बट 140 से कुछ रेंज था जो इसका आंसर था, तो अगर 140 है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर करेक्ट आंसर। Which one of the following pair of antibody contains J chain in their multimeric form? देखो, एंटीबॉडीज जो मैंने आपको बताई थी, जे चेन की बात हमने सिर्फ दो ही एंटीबॉडी में बात करी थी, एक आईजीए जो जनरली डाइमेरिक, ट्राइमेरिक या टेट्रामेरिक हो सकती है, और आईजीएम कैसी होती है आपकी, पेंटामेरिक। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर बी। Which one of the following immunoglobulins cross the human placenta? IgG is the only class of antibody which can cross placenta. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप अगर थ्योरी को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन हमें यहाँ पे शो कर रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। K1 फॉरवर्ड है, K-1 बैकवर्ड है, और हमें K1 और K-1 की वैल्यूज दे रखी हैं। सो वो पूछ रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो KD का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू K-1/K+1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो K-1 की वैल्यू है दैट इज 2 × 10⁻⁷, और K+1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 × 10⁻⁵। ठीक है, तो ये आपको ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 × 10⁻⁻, कितना रह जाएगा आपका, 2। ठीक है, अब देखो ना ये वैल्यू माइक्रो में है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड से तो सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये अभी मेरे पास आंसर जो है वो माइक्रोमोलर में है। ठीक है, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, नैनो में, क्योंकि आंसर मेरे से नैनो में पूछा है। तो नैनो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको, अब ये जो है ये आपका -2 है और ये -6 है, तो मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। ठीक, 10 से आपका बेसिकली, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो गया। ठीक है, 20/5, और जो नीचे 10 है, ठीक है, वो ऊपर जाके 10⁻⁻1 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2, और माइक्रो कितना होता है, -6, तो ये -9 हो गया फिगर। ठीक है, क्योंकि आपको सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 20/5, क्योंकि ये पूरा आपका नैनोमोलर हो गया, और 20/5 क्या होगा आपका, 4। तो राइट आंसर विल बी 4 नैनोमोलर। ठीक है, ये मैंने आपको एक स्केट कार्ड इक्वेशन बताई थी। तो K होता है K+1/K-1, KD होता है K-1/K+1। आपको वैल्यूज गिवन है, देखो यू हैव टू बी, जो मेन है ना फॉर्मूला, तो चलो कुछ नहीं है, द मेन थिंग इज दैट कि आप फाइनल आंसर सही निकालो, मतलब यूर बेसिकली जो आप कह सकते हो कि जो आपकी कैलकुलेशंस हैं दैट शुड बी, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन इन सॉल्यूशन थ्रू, ये भी हमने लेटेस्ट डिस्कस ही किया था जब इम्यूनो पढ़ी है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है,
वेंडरवॉल भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 या ABCD चारों के चारों आपके करेक्ट हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड बाय। MSC क्लास 2 का सीधा सा फंडा मैंने बताया था आपको, APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो कौन से थे हमारे? MBD, मैक्रोफेज, बी सेल और डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, तो मैक्रोफेज, बी सेल और डेंड्रिटिक सेल पे तो MSC क्लास 2 होता है, T सेल पे नहीं होता है। ठीक है, MSC क्लास 1 सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है, बट MSC क्लास 2 सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल? ठीक है, देखो साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिवेशन के लिए ऑब्वियसली साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होना चाहिए। ठीक है, एंड एंटीजन शुड बी प्रेजेंटेड बाय MSC क्लास 1, क्योंकि TC सेल्स हमारे MSC क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। सो दिस इज TCR, इट हैज टू बी MSC क्लास 1। ठीक है, तो आपको मेनली टी सेल रिसेप्टर और MSC क्लास 1 चाहिए। अगर आपने साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिवेशन करानी है तो MSC क्लास 1 भी होगा, TCR भी होगा। ये कुछ FC रीजन दिखा रखा है, ये तो नहीं होगा, और ना ही आपका CTLA4। तो इसका आंसर क्या होगा? A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, अभी आपने देखा जब कोविड का टाइम आया तो उस टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी, तो जो प्रोटेक्शन प्लाज्मा थेरेपी से दी जाती है वो कैसी होती है आपकी? दैट हैज टू बी, क्योंकि उसमें आप रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हो, एक तो वो पैसिव है, और जैसे आप उसको बाहर से दे रहे हो, सो इट हैज टू बी आर्टिफिशियल पैसिव। ठीक है, एक्टिव तो वो होती है जो इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बनाएगा, और नेचुरल पैसिव का मतलब होता है जैसे मदर से फीटस में IgG जा रहा है, या कोलोस्ट्रम के थ्रू मदर से न्यूबॉर्न बेबी के अंदर IgA जा रहा है, तो वो तो नेचुरल पैसिव होता है। बट ये तो आपने जैसे किसी पेशेंट का प्लाज्मा लिया और आपने वो दूसरे पेशेंट को दिया, तो दैट हैज टू बी योर आर्टिफिशियल पैसिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दैट द टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि इनमें से आपने डिजीज आइडेंटिफाई करनी है जो ऑटोइम्यून है। ठीक है, ऑटोइम्यून की अगर हम बात करें तो टाइप 2 तो नहीं है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज में लेटेस्ट ऑटोइम्यून होती है बिकॉज बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आर किल्ड बाय इम्यून सिस्टम। जेस्टेशनल डायबिटीज भी नहीं होता। पेनिशियस एनीमिया, ठीक है, पेनिशियस एनीमिया जनरली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, वैसे भी होता है, और इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फैक्टर होता है CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। इस फैक्टर का रोल होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। तो अगर इस फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए तो विटामिन, तो B12 की एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, तो नहीं होगी तो दैट लीड टू पेनिशियस एनीमिया। ठीक है, तो पेनिशियस एनीमिया ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं किसके अगेंस्ट? आपके कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन एंड कंटेनिंग सरफेस ऑफ IG एंटीबॉडीज एंड हिस्टामिन आर। ठीक है, सरफेस रिसेप्टर होना चाहिए यहाँ पर। तो बेसिकली किन के ऊपर रिसेप्टर होता है IG क्लास ऑफ एंटीबॉडी के लिए? तो इट हैज टू बी मास्ट सेल एंड बेसोफिल। तो दोनों के दोनों का किसमें रोल होता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ सब यूनिट वैक्सीन? ठीक है, सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है कि जिसमें आप एक कॉम्पोनेंट देते हो, कोई प्रोटीन देते हो, या एक पूरा का पूरा आप उसके अंदर वायरस नहीं देते या पूरा का पूरा बैक्टीरिया नहीं देते। तो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड हो सकता है कि आप उसका एक कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड दे दो। इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन, कि आप जैसे आप देखते हो जो टेटनस है, डिप्थीरिया है, उसमें हम टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके देते हैं, तो वो भी सब यूनिट हो सकता है। बट इनएक्टिवेटेड वायरस, इसमें तो आप पूरा वायरस ही दे रहे हो, तो ये सब यूनिट वैक्सीन नहीं है। ठीक है, और वायरल ग्लाइकोप्रोटीन दे सकते हो, ये भी आपका सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, तो उसने पूछा था इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? इनएक्टिवेटेड वायरस। सो विद दिस वी फिनिश योर क्वेश्चंस ऑफ इम्यूनोलॉजी जो लास्ट 10 years में आया है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन सिर्फ आपको एक आइडिया देते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनली स्पीकिंग, जैसे अब एज ए टीचर हम बच्चों को थ्योरी कहते हैं, आप थ्योरी पे फोकस करो, जैसे मैंने आपको एक थ्योरी बता दी, मैंने आपको एक नॉलेज दे दी, बिकॉज मुझे भी नहीं पता क्या क्वेश्चन आना है, बट आप इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आ रखे कि मैं आपको कहूँ कि बहुत टफ है।
ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्लास में आपने पढ़ी होती हैं, ठीक है। और बस ये होता है कि आपको वो क्लिक करना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि जैसे अब ये सब यूनिट वैक्सीन वाला क्वेश्चन आ गया, आपका आपने जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू के अंदर क्या होता है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आपको जो भी है, चाहे उसमें एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीन है, चार है, या इनकरेक्ट पूछे हैं, तो आपको सारे के सारे बताने पड़ेंगे, ठीक है। एंड जो मेरा मतलब बिलीव है कि एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, सो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस काफी रोल प्ले करते हैं आपकी मेरिट लिस्ट को डिफाइन करने में। सो बट यू विल बी एबल टू डू ओनली एमएसक्यू एंड एनएटी। एमएसक्यू तो आप तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ थ्योरी, ठीक है। आप तीन चार स्टेटमेंट्स हैं तो यू शुड हैव एन आइडिया कि दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। सो बाय, because if two are correct and only you mark one, you will not get anything, okay. And for NAT you have to be very good at calculation, ठीक है। you need to see, जैसा अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें आपने देखा कि आंसर उन्होंने नैनोमोलर में पूछा, तो यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू कन्वर्ट माइक्रोमोलर इनटू नैनोमोलर। दिस इज काइंड ऑफ मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट। तो आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो एग्जाम में तो आप देखोगे कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, यू हैव टू, आपको पूरा सब्जेक्ट तैयार करना होता है, और उसमें से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आप सब्जेक्ट तो आपका तैयार हो, और कैलकुलेशन में आप आराम से करो, क्योंकि इसमें टाइम का इतना इशू नहीं होता जैम के एग्जाम में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो ऑलरेडी जो पहले वीडियोस हैं उसमें मैंने आपके साथ सेल बायो हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स से क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। सो so for all these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.